नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 15 अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख जिसको बीजेपी हमेशा याद रखना चाहती है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में 46 साल के लंबे संघर्ष के बाद उसको एक सम्राट मिला। यानी उस राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और वो सरकार का ताज एक ऐसे नेता के पास रखा, उसके सर पर सजाया गया जो दूसरी पार्टियों से पूछा था। तो बीजेपी की लड़ाई जो लगभग 46 साल तक संघर्ष के बाद इस सत्ता तक पहुंचने की थी, उसमें 15 अप्रैल को पूरे राज्य में आप देखेंगे सड़कों पर, लोगों के घरों में, भवनों में एक खुशी का माहौल दिख रहा था आपको। हर कोई खुश था जो बीजेपी का समर्थक था कि आखिर 46 साल का संघर्ष एक रंग लाया और उन्होंने एक ऐसे नेता को चुन दिया जो बीजेपी की पार्टी का है। लेकिन 8 मई 2026 यानी महज 20 से 25 दिन का एक इतना छोटा सा लम्हा जिसमें लगा कि जैसे सब कुछ उन्हीं सड़कों पे बदल गया हो। जो सम्राट राज, बिहार में जो सम्राट सरकार है, जो मगध के साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी होने का दावा करती है, वहां जो सड़कों पर दिखा वो तो ऐसा नहीं था जैसा बीजेपी लाने वालों ने सोचा होगा। क्योंकि सम्राट से उम्मीद थी कि इस बार जो कुछ होगा वो एकदम अलग होगा, एक ऐसी सरकार होगी जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। लेकिन हो तो कुछ उल्टा गया दोस्तों। सड़कों पर दौड़ते हुए छात्रों को, जो जिनकी पिटाई हो रही थी, जिन पर लाठियां बज रही थी, वो मुझे लगता है सपने के टूटने जैसी है। क्योंकि इसी तरह की लाठियां कई बार पटना की सड़कों पर छात्रों के ऊपर बजती रही हैं। बिहार के छात्र जो पूरे देश में अपनी मेधा के लिए विख्यात हैं, जो देश की प्रशासनिक सर्विस से लेकर आपको हर तरह की सर्विस में हर जगह अपनी सेवा देते मिलते हैं, वो बार बार अपने राज्य में अगर अपमानित होते हैं तो फिर वो बदलाव की कहानी कहां। क्योंकि जब सम्राट आए तो लगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ तो भी ये लगा कि ये सिर्फ चेहरों का बदलना भर है। क्योंकि जो सरकार चल रही थी उसमें बस मुख्यमंत्री एक दूसरी पार्टी का होता है और उसके बाद जब अफसरशाही की तरफ निगाहें दौड़ाते हैं तो लगता है जैसे पूरी की पूरी अफसरशाही वही मौजूद थी। ये अलग बात है कि कल लाठियों के बाद, 8 मई के बाद जिस तरह से कुछ चेंज किया है, कुछ नौकरशाही में बदलाव की बात की गई है, लेकिन अभी भी ये लगता है जैसे एकदम जिस सरकार की उम्मीद लोग कर रहे थे वो नहीं मिल रही है। अगर मैं इसको ये कहूंगा कि एकदम आलोचना आपको लग रही होगी कि एकदम एक नई सरकार बनी और उसको समय भी नहीं दे रहे सम्राट चौधरी, इतने लंबे समय बाद एक बीजेपी की खोज है और इस राज्य में बीजेपी जैसा अमूमन हर राज्य में आने के बाद एक लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, उसकी उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, तब ऐसा सवाल। क्योंकि सड़कों पर लाठियों की आवाज अब तक गूंज रही है, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो या फिर खुद पार्टी के सहयोगी और सत्ता में शामिल चिराग पासवान हो, सब लोगों ने इस बात को लेकर सम्राट चौधरी या उनकी सरकार पर हल्ला बोला है। ये तक कहा है कि जिन लोगों ने आपको चुना उनकी कमर पर लाठियां, ये तो एक उनका जवाब नहीं है। और मैं इसलिए पहले खबर पर बात करते हैं, उसी के बाद मैं आपके पास जाऊंगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का जो विज्ञापन देरी हो रही थी, उसमें जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म था उसको जारी करना था। क्योंकि जिस तरह से जब सत्ता में आए सम्राट तो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दिए जाएंगे। मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं कि इसमें सम्राट चौधरी दोषी हैं, मुख्यमंत्री दोषी हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों को अपने उन अधिकारियों पर, जिन लोगों ने ये बार बार कहा कि बस अगले हफ्ते, इसी हफ्ते वो फॉर्म जारी होना है। और बिहार में नौकरी की क्या हालत है, वो ये कहा जा सकता है ये देश का सबसे ज्यादा प्रतिभा पलायन वाला राज्य है, जहां से वहां के लोग निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी जीविका कमाने के लिए जाते हैं। कई बार उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है वो भी लोगों के अंदर टीस होती थी और उसी टीस के बदले उन्होंने लालू प्रसाद के परिवार को सत्ता से इतनी दूर रखकर बीजेपी को आखिर
सत्ता के लिए चुन लिया। बीजेपी ने सम्राट चुने हैं, ये अलग है। अब ये जो ज्यादातर आपको अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं दिखा, जो अधिकारी थे, यहां तक कि सीएमओ में भी लगा कि जैसे अभी भी वही सिस्टम चल रहा था जो पिछले 20 साल से, जैसे आपने देखा 2005 में सत्ता में आने के बाद जैसे नीतीश कुमार चला रहे थे वही। और ज्यादातर इस पूरे मामले में ये जो लग रहा था कि जैसे ये शैडो गवर्नमेंट चल रही है, और उसका जवाब यही सरकार से लेने वो छात्र पहुंच गए। क्योंकि सरकार अगर अभी भी, ये सबसे पुरानी समस्या है बिहार की, ये उतनी बड़ी समस्या है जितने दिन से बिहार में जंगल राज की चर्चा होती है, उतने दिन से बिहार में पेपर आउट होने की, लीक होने की चर्चा होगी। तो ये सबसे पहला सवाल उठता है कि ये फैसला एक ऐसी सरकार का कैसे हो सकता है जो लगातार सरकार सड़क पर उतरकर उन छात्रों के साथ अपना जो उनके साथ रिश्ता बताती रही हो, वो अचानक उसी सरेआम सारी सड़क पर पीटती है। तब अगर आप चुप होते हैं तो फिर आपको आरजेडी सरकार और एनडीए की सरकार के बीच का फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो 1 करोड़ नौकरियां 5 सालों में दी जाने का वादा था, वही उन छात्रों को ये जगा रहा था उम्मीद कि जल्द ही ये सब विज्ञापन होंगे। अगर कोई छात्र नौकरी मांगने उतरता है विज्ञापन के लिए, तो मुझे लगता है कि ये उन पर लाठियां बजाने वाला जो दस्तूर है, ये तो बिहार में निरंतरता का दस्तूर है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, इस पर कैसे, बिहार में किस तरह से बीजेपी आई उसको भी हमने देखा। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये शक कह दिया कि क्या ये बिहार में आरजेडी का पार्ट 2 है। सम्राट चौधरी चूंकि अब तो बीजेपी में ही मंत्री हैं, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआती पाठशाला है, उनके पिता का जो राजनीतिक अनुभव है, वो आरजेडी के साथ है। इसीलिए लोगों ने सवाल भी उठाया कि ये जो लाठियों के द्वारा ये सारा 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा है वो पूरा हुआ जाना चाहिए। क्या आपको दोनों सरकारों के बीच का अंतर नहीं मिलना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, दोनों सरकारों के बीच में अंतर है और ये सरकार वो नहीं है। ये दरअसल पटना कॉलेज से जब एक मार्च 8 मई को शुरू हुआ, जेपी गोलंबर तक पहुंचा, तो वहां शुरुआत तो छात्रों की तरफ से होना बताया गया कि साहब ये जो शुक्रवार तक लगातार इंतजार कर रहे थे कि भाई सरकार अब करेगी, बीपीएससी टीआरई 4 का जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो अब निकलने वाला है। अब नई कैबिनेट ने उस वक्त, आपको मालूम है, शपथ लिए हुए महज 24 घंटे हुए थे और तुरंत ये छात्र सड़कों पर आ गए कि आपने एक मंत्रिमंडल तो बना दिया, पूरी कैबिनेट पूरी कर ली, लेकिन जो सबसे पहले वादों में था कि एक तो पेपर लीक नहीं होगा और एक दूसरा कि आप विज्ञापन निकाल देंगे। लेकिन अप्रैल के मध्य में, यानी जब सत्ता में आई सरकार, उसने तभी कहा था कि वो अप्रैल के मध्य में विज्ञापन जारी कर देगी। मई गुजर रही है, मई चल चुकी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। तो प्रदर्शनकारी बाकरगंज मछुआ टोली होते हुए आगे बढ़े और उस समय वहां पटना के जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद थे और वाटर कैनन का इंतजाम था। छात्रों का ये कहना था कि बीपीएससी परीक्षा नियंत्रण के दिन यानी 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट के माध्यम से 3-4 दिन के भीतर विज्ञापन जारी करने का जो दावा था वो किया गया था। लिहाजा 8 मई जब बीतने लगे तो कोई पोर्टल पर अपडेट नहीं आई, तो लगभग 46,595 जो पद हैं उन पर बहाली को लेकर छात्रों ने धोखेबाजी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि जो शिक्षा मंत्री बने थे मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा टीआरई 4 वैकेंसी बिल्कुल नहीं फंसेगी, उसको लेकर वो चल रही है और जल्द ही उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जो शपथ ली गई थी, 24 घंटे पहले ली गई थी, उससे पहले ये डिपार्टमेंट जिस तरह से चल रहा था उसमें सीधा मुख्यमंत्री का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए हैं। 1-2 एनकाउंटर से 1-2 बुलडोजर की कार्रवाई के साथ वो भीड़ की समस्या को हल करने का रास्ता खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आसान तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये आंदोलन है, ये आंदोलन, छात्रों के आंदोलन बिहार की राजनीति में बदलाव का भी प्रतीक रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले ये कहा कि मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि एक प्रक्रिया पारदर्शी हो, क्योंकि लंबे समय तक बिहार में जो भर्तियां हैं उनमें एक सिस्टम क्रिएट हो गया जिसमें बहुत बड़े बड़े जो पेपर आउट करने वाले, लीक करने वाले, जो संजीव जैसे या रंजीत जैसे लोग
किंग बन चुके हैं, यानी वो पेपर आउट कराते हैं और उसके सहारे बिहार में जो भर्तियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी करते हैं। अब जब जेपी गोलंबर पर वो छात्र पहुंच गए थे, मैं उसी का बता रहा हूं, अशोक छात्र पटना कॉलेज से उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, अशोक राजपथ से होते हुए बीपीएससी ऑफिस तक उनका प्रोग्राम था। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, उसके बाद लाठी चार्ज करना पड़ा, और इसमें जो कहानी जो निकल के आई वो आया कि केवल विज्ञापन में ही देरी नहीं हुई है, बल्कि बीपीएससी की नियमावली में बदलाव किया गया, और वो कह रहे हैं कि ये नया बदलाव छात्रों के हित में नहीं है और उनके खिलाफ है। अभी कुछ लोगों पर एक दो, पहले तो मैं एग्जाम का आपको पैटर्न बता देते हैं, क्योंकि बीपीएसटीआरई जो 4 का पहले सिंगल स्टेज में होती थी, यानी पहले सीधा एग्जाम दिया और आपने नौकरी हो जाती थी। अब उन्होंने बड़ा बदलाव किया कि 2 चरण में होंगी, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा और उसके बाद फिर मेंस होगा। इसका उद्देश्य सरकार ने तो बताया कि वो प्रक्रिया को पारदर्शी करना चाहती है, कॉम्पिटिटिव करना चाहती है, और उनका कहना था कि इसी के बाद है। लेकिन जो दोनों छात्रों का मानना था कि अब 2 अलग अलग रणनीति के साथ उनको पढ़ना पड़ेगा, और चूंकि एससी की कोई नई तिथि जारी नहीं हुई और ये नया पैटर्न आ गया, इससे छात्रों के अंदर कई सारी चीजें, मुझे लगता है कि उनके अंदर इस बात का भय जरूर हुआ कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में शिक्षा विभाग चलता रहा है, ये नहीं कि भाई ये सरकार या कोई भी सरकार, सारी सरकार मुझे लगता है उसी तरह से इस विभाग को चलाती रही, जिसके चलते बिहार की राजनीति में ये सब लंबा समय हुआ। अगर हम ये कहें कि जिस तरह से इनको चुना गया, थोड़ा सा इतिहास इसलिए भी जान लीजिए कि बिहार का संघर्ष कोई हल्का नहीं, ये भाजपा की यात्रा शून्य से शिखर तक पहुंचने की यात्रा है, जिसमें 46 साल का अनवरत संघर्ष है। वैसे तो 1952 में जनसंघ दौर से लेके आज तक बिहार में काम करते रहे, लेकिन 1980 में, वैसे 1970 के दशक में जब समाजवाद का दौर चला था, तब जेपी के साथ जुड़ने के बाद ये मुख्य धारा की राजनीति में बिहार के 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं, तब जनसंघ सरकार का हिस्सा बना था। तब से लेकर 2026 तक बीजेपी हर रोज ये प्लान बनाती रही, हर रोज उसका आंदोलन इस पर चलता रहा कि कब वो बिहार जैसे प्रमुख हिंदी राज्य में इस सत्ता को संभालेगी, और इस राज्य के लिए एक ऐसी नीति बनाने का वो वादा करती रही है जिसमें कम से कम छात्रों को पलायन नहीं करना होगा। लालू युग के दौरान तो उसको बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, मंडल की राजनीति का मुकाबला कमंडल की राजनीति से हुआ और वो पैठ बननी शुरू हुई। भाजपा को उस वक्त तक, आपको याद होगा, सिर्फ ऊंची जातियों की पार्टी बिहार में माना जाता था, और जब लालू यादव का जंगल राज लगातार रहा तो उस दौरान सड़कों पे उतरकर बीजेपी ने धीरे धीरे पहले पिछड़ी जातियां जो गैर यादव थी, उसके बाद अति पिछड़ी जातियां जो एक बाइफर्केशन किया था नीतीश कुमार ने, उसका फायदा बीजेपी ने धीरे धीरे लिया था। लेकिन नीतीश के साथ एक जूनियर पार्टनर का परमानेंट स्थायी टैग उनके साथ बन गया था। 2005 से 2020 के बीच में इधर उधर जाने को छोड़ दें तो भाजपा हमेशा आपको नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही। संगठन मजबूत हुआ, सीटें ज्यादा हुई, लेकिन भाजपा ने कभी अपना ये विश्वास नहीं दिखाया कि वो बीजेपी यहां अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जगह बनाना आसान नहीं। जातियों का जिसको उबलता हुआ कुंड कहा जाता है, वो बिहार में है। तो ऐसे में बिहार में जब बीजेपी को ये लग गया कि उसके लोग, उसकी विचारधारा, उसके साथ समर्थक, वो सब इस हैसियत में है कि इस समय सरकार को बिहार में चलाया जा सकता है, तब बीजेपी ने एक अपना जूनियर पार्टनर का रोल छोड़कर सीनियर पार्टनर बनने का फैसला किया। सम्राट चौधरी को जब कमल की कमान दी तो इसको भी एक बड़ा बदलाव माना गया, एक ऐसे नेता को आगे लाना माना गया जो केवल आक्रामक नहीं बल्कि लव कुश वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। संदेश था कि भाजपा बड़ा भाई बन गई और उसके पास है। लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब लगा कि शायद अब ये सिस्टम बदल गया, लोग भले ही वो हैं लेकिन बीजेपी ज्यादा एग्जीक्यूटिव करती रहेगी, लेकिन जब उतरते हैं उन पर लाठी चार्ज होता है। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव लोगों के जहन में आता है। सत्ता से पहले भाजपा इन छात्रों के साथ खड़ी थी, आज सत्ता में होने के बाद पुलिस या कार्रवाई और पर चुप्पी साधना युवाओं में हताशा भी पैदा करता है। सम्राट चौधरी का
पगड़ी बांधना, संकल्प लेना, ये तमाम चीजें तब तक सार्थक नहीं होंगी जब तक युवाओं की पीठ पर लाठियां बजती रहेगी। बिहार में हमेशा से मैं एंटी लीक सिस्टम, अगर हम थोड़ी सी ये बता दें कि क्यों बिहार के लिए ये जरूरी है, दर्शकों के लिए जो बिहार के बाहर के हैं वो इस समझ सके कि 2024-25 का भी डाटा आप देखते हैं तो बिहार की जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से अमूमन 2 से 3% होती है, ज्यादा होती है। और महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी देश के सबसे कम राज्यों में से एक है। हर साल 45 से 50 लाख लोगों का मानना होता है कि वो काम की तलाश में जाते हैं और इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान, यानी जिससे एक बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है, वो 10% से भी नीचे चलता है। तो क्या ये समस्याएं सुलझाएंगी? ये सवाल है। क्या ये इच्छा शक्ति की कमी है या गठबंधन की मजबूरी है? प्रशासनिक पकड़ के लिए ये भी एक मुझे लगता है सम्राट चौधरी को अपना, अभी ये शुरुआत है, लेकिन 2029 के लिए बिहार वो राज्य है जिसकी ताकत कमजोर होती है तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की सीटें बीजेपी को ताकत देती आई हैं। इसीलिए वहां मुझे लगता है बीजेपी को ये सोचना होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाम विकास का जो नाम था ये जो बदलना है, इसको मुझे लगता है आखिर वो होगा। अब केवल संघर्ष की कहानियों से बिहार की जनता संतुष्ट नहीं होने वाली। बिहार में लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़े हुए उनके समर्थक अब ये चाहते हैं कि ये सरकार कुछ ऐसा करके दे जिससे वो अपने लोगों को, जिनसे उन्होंने वोट के लिए विनती की थी, उनको एक उपलब्धि के तौर पर गिना सके। लेकिन पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस जरूर लाना होगा, क्योंकि एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे शिक्षा माफिया के रीढ़ में पानी डोल सके। और रोजगार का रोड मैप जो सबसे पहले जरूरी था, मुझे लगता है उसकी जरूरत है, बिहार में इसकी जरूरत है। अब अगर हम बिहार की राजनीति को यहां तक समेटें कि वहां से चादरी बिछाने से लेकर राजभवन तक के सफर का जो तैयारी उन्होंने की थी, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको दिखाना है। लेकिन ये तो चीज मुझे नहीं लगता कि हमको, कुछ सवाल जरूर उठाने चाहिए, पत्रकारों का काम है सवाल उठाना, तो मुझे लगता है सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बिहार पर और भी अपडेट, चूंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और ये तमाम राज्य हैं जहां से राजनीति की दिशा तय होती है, उन पर नजर रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।